हाय बच्चों, कैसे हो? मस्त। चलो, आज के लेक्चर में आप देखेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा है, आपको पता ही होगा, वास्तविक संख्याएं, टॉपिक रियल नंबर्स। इसके बारे में हमने एक दो वीडियो बताया भी, आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराया उससे। और पिछली वीडियो में हमने आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी समझाया था। आज थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आप हमारी वीडियो देख चुके हैं। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा उनको ही पता चल जाए। जैसे हम कोई नंबर लिखे एग्जाम्पल में 231409, तो आपको बताना है कि इन नंबरों में से कौन प्राइम नंबर है और कौन कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का शॉर्ट पीएन और कंपोजिट नंबर का शॉर्ट सीएन। मार्क करेंगे अपन कौन कौन सा नंबर है। ओके, तो हमने देखा 2 पहला नंबर। बताइए प्राइम है या कंपोजिट? 2 को अपन लोग भाज्य संख्या कहेंगे या अभाज्य संख्या है? अगर आपने पढ़ा होगा, समझ में आ गया होगा, तो क्लियर आपको पता है, आप सही सोच रहे हैं। 2 आपका रहेगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। 2 रहेगा आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट 3 कौन सा नंबर है? 3 भी प्राइम नंबर है। क्यों है आपको पता होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 है या वो संख्या खुद 3 भी है। इसी वजह से इसको अपन अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। बताइए 1 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, कौन सी है? तो 1 आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ये तो अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। यानी 1 जो है ना भाज्य है और ना अभाज्य संख्या है। क्लियर? इसको ये तो बस अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 4 देखा जाए। 4 क्या है? भाज्य या अभाज्य, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर? क्लियर? आपको पता है 4 जो है आपकी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। 0 बिल्कुल 0 भी आपका ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। 0 तो बस 0 है, जो अकेला है वो अकेला है, जो अकेला है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। 0 तो बस 0 है। ओके, अब 0 की वैल्यू कब होगी भाई? अब 0 अकेला तो कोई वैल्यू है ही नहीं, और 0 बिना सपोर्ट के कोई वैल्यू रखता भी नहीं है। अगर 0 के साथ कोई खड़ा हो जाए, कोई भी नंबर, तो उसकी वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाती है। अब उसके साथ नंबर को खड़ा होने के लिए अब नंबर आगे खड़ा हो या पीछे खड़ा हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्योंकि अगर कोई भी नंबर को 0 के आगे खड़ा कर दिया जाए, तब भी 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। समझ गए होंगे भाई? जैसे 0 है, देखा जाए 0 के आगे 1 लगा दिया, 1 को खड़ा कर दिया, तब भी आपकी 0 की वैल्यू 0 ही है। इसका कोई महत्व नहीं है, ध्यान रखें, क्योंकि 1 ही रहेगा, 0 का कोई लेवल नहीं रहेगा। अब 0 के आगे 2 और खड़ा कर दिया, तब भी 0, यानी 0 के आगे आप कितने ही नंबर खड़े कर दो, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होने वाली, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन
अब 0 के पीछे अगर कोई अंक खड़ा कर दिया जाए जैसे 1, तो अब 0 की वैल्यू स्टार्ट हो गई है। ये समझ लीजिए कि 0 के आगे खड़े होने से 0 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन 0 के अगर कोई नंबर को पीछे खड़ा कर दिया जाए तो 0 की वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो अपन यहाँ पॉइंट पे आएंगे। तो 0 आपका ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंप्लीट नंबर है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 9 आता है। बताइए 9 प्राइम है कि कंप्लीट? फास्ट कमेंट करिएगा, जल्दी फास्ट जल्दी करें। 9 जो है प्राइम है कि कंपोजिट? बिल्कुल राइट, आप सही सोच रहे हैं कि आपका 9 जो है वास्तविक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। क्लियर, आपने पढ़ा भी होगा, रिवाइज भी हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आज दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन लोग, गुणनखंड, फैक्टर। क्लियर, फैक्टर को क्लियर करना है आज अपन को। इसका जो डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या के गुणनखंड क्या कहलाते हैं? फैक्टर ऑफ अ नंबर। क्लियर, तो ध्यान सुनिएगा। जब कोई संख्या किसी दूसरी या अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। ध्यान से सुनिए, जब कोई संख्या किसी दूसरी या अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो विभाजित करने वाली संख्या जो है, जो विभाजित कर रही है, विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। समझ में आया क्या? जब कोई संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, तो जो संख्या विभाजित कर रही है और जो विभाजित हो रही है वो उसका एक गुणनखंड कहलाती है, यानी फैक्टर कहलाती है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल इसका लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे 10, एक 10 संख्या नंबर है, इसका अपन फैक्टर निकालेंगे तो उसका फैक्टर रहेगा 1 तो रहता ही है, 2 और 5। 10 का फैक्टर अपन ने निकाला 1 × 2 × 5। अपन टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 बस 10 ही होगा। ठीक है, 10 का फैक्टर निकाले 1 2 और 5, 3 फैक्टर निकाले। यस, हर एक फैक्टर, हर एक गुणनखंड इस संख्या को विभाजित करेगा। हर एक फैक्टर, जिस संख्या का अपन ने फैक्टर निकाले उस संख्या को हर एक फैक्टर डिवाइड करेगा पूर्णतः, तभी वो गुणनखंड या फैक्टर उसको सही निकाले हुए हैं। इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो फैक्टर समझ में आया होंगे। किसी संख्या जो 10 दी गई थी एग्जाम्पल में, उसका अपन ने फैक्टर निकाले, और जो भी क्लियर होगा फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं इसको भी आगे हम बताएंगे, इसका भी ध्यान रखें। एक चीज और ध्यान से समझनी है, अगर इस फैक्टर को अपन ऐसे लिख दें 2 5 1, आपने देखा हुआ इसका क्रम चेंज हो गया है। फैक्टर तो वही है, ये फैक्टर तो वही निकलेंगे, सिर्फ क्रम चेंज हुआ है। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से ये बताया गया है कि आपको इस चीज को ध्यान नहीं देना है कि जो फैक्टर निकाल रहे हैं वो किसी क्रम में है या नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस क्रम को ध्यान नहीं देना है कि हमारे जो फैक्टर निकल रहे हैं वो क्रम से रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं। इधर उधर भी चलेंगे तब भी आपको फैक्टर सही माने जाएंगे। ये भी आपके लिए पॉइंट है। क्लियर? और इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से ये बात बताई गई है। क्लियर? प्रूफ है। तो आपका प्राइम नंबर, कंप्लीट नंबर हो गया, फैक्टर हो गए। फैक्टर को आगे निकालते कैसे वो आपको और आगे पता चलेगा। इसके बाद आपका नया पॉइंट आया। ओके, अब इस टॉपिक में आपने लास्ट पॉइंट रह गए हैं एचसीएफ और एलसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक और
इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों को अपन को ध्यान से सुनना है और समझना भी है। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ की डेफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्लियर हुआ ना? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाएंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लिया। दो संख्या दी गई है 8 और 28, 8 और 28, ठीक है। एग्जाम्पल में अब दोनों के अपन फैक्टर निकाले, 8 के और 28 के। इसका क्या हुआ? 2 × 2 × 2, 8 का फैक्टर हो गया, इसका हो गया 2 × 2 × 6। ओके, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं एचसीएफ का। दो संख्या दी गई है 8 और 28, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। उसके लिए अपन ने फैक्टर निकाले दोनों संख्याओं की। अब करना क्या है? ऐसे फैक्टर जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं पूर्णतः, ऐसे अपन को मैच करना है सबसे पहले। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 जो है दोनों को एक साथ विभाजित कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा। समझ में आ रहा? जी वाला दिख गया ना? 8 2 जो है दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। एक तो जो हो गया, दूसरा देखा जाए, दूसरा भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक और 2 जो है जो भी दोनों संख्याओं को डिवाइड पूरी तरह कर सकता है। तो हमने बताया था ऐसी संख्या जो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे, ऐसी निकालना है। तो क्या निकला आपको? 2 और 2। अब शेष क्या रह गया? 2 और 7। अब ये संख्या है तो है नहीं ऐसा, तो दोनों को एक साथ विभाजित कर दे। क्लियर है? तो जे 2 को अपन को छोड़ के रखना है। सिर्फ दोनों ऐसी संख्या जो है जो पूर्णतः डिवाइड कर लेती है, यानी इसका एचसीएफ यानी निकला 4। क्लियर हुआ? ऐसी संख्या दिख रही थी जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करे फैक्टर में। देखा अपन ने 2 और 2, तो दोनों मैच कर रही थी और दोनों को डिवाइड कर रही थी संख्या को। बाकी तो से संख्या को डिवाइड नहीं कर रही, इसलिए उनको छोड़ना है, क्योंकि वो आपस में मैच भी नहीं कर रही ना। दोनों संख्या को एक साथ डिवाइड करने वाली संख्या को अपन को निकालना था, तो अपन ने निकाली 2 और 2 संख्या से निकली और उसका मल्टीप्लाई करके 4 आया, इसका एचसीएफ 4 आया। अब हमने आपको एचसीएफ की भी डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को उतना डिवाइड करे। तो देखो अपन ने 4 आया, 4 आया, 4 को डिवाइड करेंगे 8 हो रहा और 4 से 28 डिवाइड हो रहा। क्लियर है? सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि तो संख्या दी गई है, उसका अपन ने एचसीएफ तो निकाल लिया है, लेकिन सर फैक्टर आपने कैसे निकाले तो पता ही नहीं है। बहुत इजी है, आप उसको भी देख लो। वैसे तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो भी एक बार चेक कर लो, देख लो। जैसे 8 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो ऐसा छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले 2 से किया, 2 हो गया, फिर 2 से फिर से डिवाइड हुआ, 2 फिर से हुआ, यानी जब तक डिवाइड करने तक नीचे लास्ट में 1 ना आ जाए। क्लियर? तो ये देखो साइड में आ गया ना, जे 8 के आपको फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर? 28 के देखा जाए, 28 के देख लो, सबसे पहले 2 से गया, 40 बार डिवाइड हुआ, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से होगा नहीं, इसलिए वो सेम नाम की आवाज संख्या जाए, उसी से ही होगी।
ये जो आपकी फैक्टर निकले ये 28 के फैक्टर। सिंपल आपको आते होंगे, फिर हमने एक बार आपको बता दिया है फैक्टर इस तरीके से निकाले जाते हैं। और एचसीएफ को हमने आपको ऊपर से एग्जाम्पल ही बताया, डेफिनेशन बताई, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, समझ में भी आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा अंतर एचसीएफ और एलसीएम में भी है, तो आप आगे चलते हैं एलसीएम के लिए। ऐसे ही आपका एलसीएम लघुत्तम समाप्त वर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। इसकी भी एक डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हमने आपको बताया था एचसीएफ में एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालना पड़ती है इसमें एलसीएम। क्लियर हो गया? एक बार और सुन लीजिए। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उनका एलसीएम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल जी हमने एचसीएम में लगाया था, इसी को एलसीएम में ही इसको भी एग्जाम्पल मान के अपन सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। 8 और 28, 828 का निकालेंगे एलसीएम। एग्जाम्पल देखना, एलसीएम निकाले या एचसीएफ, दोनों फैक्टर निकाले पड़ते हैं। तो हमने 8 का फैक्टर निकाला और 28 का फैक्टर निकाला। क्लियर? अब देखा 2, ये दोनों संख्याएं जो दी गई हैं इनको डिवाइड कर रहे हैं पूर्णतः। क्लियर है? ए वाले 2 भी हैं, ए भी दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ए क्लियर है। एक ए संख्या बची है 2 और एक ए फैक्टर बचा है 7, जो अलग अलग हैं, जो दोनों को साथ में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, विभाजित नहीं कर रहे हैं। तो एलसीएम का क्या है? ये 2 लिख दिया, ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, एक बार लिख दिया। ये 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको भी एक बार लिख दिया। अब ये 2 बचा हुआ है और ये 7 कर दो मल्टीप्लाई 56 निकल आएगा 56, सबसे छोटी छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अभी आपको हमने एलसीएम की डेफिनेशन समझाई थी, उसके आधार पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालनी पड़ती है एलसीएम में जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो क्लियर एलसीएम जो हमने आपको एलसीएम निकाला वो क्लियर हो गया। तो देखो दी जो संख्या थी इनका हमने एलसीएम निकाला 56 आया, और इसके पहले हमने एचसीएम निकाला था, तो कितना आया था 4। दोनों संख्याओं का हमने एलसीएम निकाल भी दिया और एचसीएफ। एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, हमें आशा है। और इसी चैप्टर को हम इसी टॉपिक को एंड करते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाएंगे करके, और वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। बेटा देखो बच्चों, ऐसा है कि आपको टारगेट बना करके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो बच्चे टारगेट नहीं करते ना, वो पढ़ाई तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिना टारगेट के कोई भी पढ़ाई नहीं होती है, कोई भी कार्य नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का कुछ भी हो, अगर आपने सोच लिया कि नहीं हमें इस क्वेश्चन को हल करना ही है, तो फिर क्वेश्चन वो हल होगा, उसकी ताकत नहीं है कि वो हल ना हो। आप कहीं ना कहीं तरीके से उसको आप सॉल्व कर दोगे। अगर हम हैं
तो कोई समस्या है ही नहीं, तो सॉल्व होना ही है भाई। तो अपना मेन टारगेट, मेन उद्देश्य रहेगा कि प्रश्नावली का हर क्वेश्चन तरीके से सॉल्व हो और आपको पूरी तरीके से समझ में आए। क्लियर? और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।